नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सोनिया गांधी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के इतिहास में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर विराजमान रहने वाली नेता, इस समय कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरमैन है। एनएसी की चेयरमैन रह चुकी हैं। आपको मालूम है, नेशनल एडवाइजरी कमेटी की 2004 से 2014 तक। उनके राजनीतिक जीवन में 5 बड़े झटके लगे। जब मैं झटके की बात कर रहा हूं तो मैं उन घटनाओं का सिर्फ जिक्र कर रहा हूं जो उनके मन के मुताबिक नहीं हुआ, बल्कि उसके लगभग विपरीत हो गया। लगभग क्या, विपरीत ही हो गया। आप लोगों में से हो सकता है बहुत से लोगों को ये पता ना हो कि सोनिया गांधी भारत की एकमात्र ऐसी नेता हैं, वो कहते हुए थोड़ा सा ज़बान लड़खड़ाती है क्योंकि वो भारत की नागरिक हैं, भारतीय नहीं हैं। वो एक अलग मुद्दा है, उसके बारे में भी कभी बात करेंगे। अकेली ऐसी नेता हैं जिनको एक नहीं 2 बार राष्ट्रपति से सरकार बनाने का न्योता मिला, यानी प्रधानमंत्री बनने का न्योता मिला, और वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। उन दोनों घटनाओं का जिक्र करूंगा। पहले बात करते हैं कि उनके जीवन में किस तरह के झटके लगे जो उनकी इच्छा के विपरीत थे। तो सोनिया गांधी कांग्रेस में जो चाहती थी वो होता था। उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं खड़कता था। ये उनकी हैसियत थी कांग्रेस पार्टी में। उन्होंने इस देश में 2-2 प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की। नियुक्ति को सरकारी अर्थ में मत लीजिए। प्रधानमंत्री नियुक्त करने का संवैधानिक अधिकार केवल राष्ट्रपति को होता है, लेकिन उनकी रजामंदी से, बल्कि कहें उनकी इच्छा से प्रधानमंत्री बने। पहले प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और दूसरे मनमोहन सिंह। इन दोनों के बारे में आप जानते हैं। नरसिम्हा राव कैसे बने एक बार बता चुका हूं, फिर से आपको बहुत संक्षेप में दोहरा देता हूं। 1991 में जब कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति आई, राजीव गांधी की हत्या के बाद, तो जो चलन है कांग्रेस पार्टी में, जो अध्यक्ष चुना जाएगा वो प्रधानमंत्री होगा। नेहरू भी ऐसे ही बने थे 1946 में, और नरसिम्हा राव भी ऐसे ही बने। तो प्रधानमंत्री कौन हो ये तय करना था सोनिया गांधी। सोनिया गांधी उस समय तक कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य भी नहीं थी। उनकी ताकत का, उनकी हैसियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए। तो उनको तय करना था। उन्होंने किसको बुलाया? उन्होंने बुलाया पीएन हक सर को। पूछा किसे बनना चाहिए, तो उन्होंने सलाह दी कि जो शंकर दयाल शर्मा सबसे उपयुक्त होंगे। शंकर दयाल शर्मा उस समय उपराष्ट्रपति थे। उनके पास सोनिया गांधी ने 2 लोगों को भेजा संदेश देकर। उनमें से एक थे नटवर सिंह। गए लोग वहाँ और शंकर दयाल शर्मा के सामने ये प्रस्ताव रखा। शंकर दयाल शर्मा ने कहा कि देखिए, इस देश का जो भी प्रधानमंत्री होगा वो ऐसा होना चाहिए जो 24/7 काम कर सके। मेरा स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि मैं इतना काम कर सकूं, तो सोनिया जी को मेरा धन्यवाद दीजिएगा, लेकिन मैं ये पद ग्रहण नहीं कर सकता। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया। लेकिन आज उनकी बात नहीं हो रही है। फिर बात आई सोनिया गांधी के पास। उन्होंने फिर पीएन हक सर को बुलाया। इस बार उन्होंने नाम लिया पीवी नरसिम्हा राव का। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए, फिर प्रधानमंत्री बन गए। और सोनिया गांधी और उनके रिश्ते कैसे थे आपको मालूम है, उनके जीवित रहते हुए भी और उनकी मृत्यु के बाद भी। सोनिया गांधी की विंडिक्टिवनेस का पता अगर आपको लगाना है, अगर उसके बारे में जानना है, तो उसके लिए सिर्फ नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने और उनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ क्या किया, सोनिया गांधी ने क्या किया, यही जानना काफ़ी होगा। लेकिन आज उस विषय पर भी बात नहीं कर रहे हैं। आज बात कर रहे हैं कि सोनिया गांधी के राजनीतिक जीवन में कौन से बड़े झटके लगे। मैंने 5 की गिनती की है। शुरुआत करते हैं 1999 से। 1999 ही वो वर्ष है जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। सीताराम केसरी को धक्का देकर कार्य समिति की बैठक से बाहर कर दिया गया। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, चुने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष थे।
बाकायदा वोट के जरिए उनका चुनाव हुआ था। कांग्रेस में डेमोक्रेसी है इसलिए ऐसा हो सकता है, बाकी पार्टियों में नहीं है इसलिए ऐसा नहीं होता है। तो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष चुन ली गई 99 में, और 99 में ही आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई। कांग्रेस ने वैकल्पिक सरकार बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। और एक वोट से क्यों गिर गई कि नौबत क्यों आई? जयललिता ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। उसके लिए काम किया सुब्रमण्यम स्वामी ने। जयललिता और सोनिया गांधी की मुलाकात कराई। वो मशहूर टी पार्टी आपको याद होगी जब सोनिया गांधी ने दी थी जयललिता के लिए, और जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया। आमतौर पर होता ऐसा है कि कोई भी अगर समर्थक दल वापस ले ले समर्थन, तो विपक्ष उस सरकार के खिलाफ विधानसभा अगर राज्य का मामला हो, लोकसभा अगर केंद्र का मामला हो, अविश्वास प्रस्ताव लाता है। कोई पार्टी अविश्वास प्रस्ताव अटल जी की सरकार के खिलाफ नहीं लाई। राष्ट्रपति ने निर्देश दिया स्वयं संज्ञान लेते, स्वतः संज्ञान लेते हुए कि प्रधानमंत्री को कॉन्फिडेंस वोट लेना चाहिए। तो भाई राष्ट्रपति का आदेश था तो प्रधानमंत्री को उसको मानना ही था। एक वोट से सरकार गिर गई, और उस एक वोट में गिरधर गमांग की सबसे बड़ी भूमिका हुई। गिरधर गमांग आपको मालूम है कि उड़ीसा के बड़े नेता थे। उस समय वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री चुने जाने से पहले वो लोकसभा के सदस्य भी थे। तो उन्होंने उनको ऐसी स्थिति में अगर आप लोकसभा विधानसभा दोनों के सदस्य हैं तो एक की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। एक टाइम फ्रेम है, उसके अंदर जो है आपको किसी एक से इस्तीफा देना पड़ता है, नहीं तो जो नए जिस पर चुने गए हैं उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। उन्होंने समय तक इस्तीफा नहीं दिया था, वो आकर लोकसभा में बैठ गए। प्रदेश का मुख्यमंत्री आकर लोकसभा में बैठ गया, और बैठ गया, ये इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लोकसभा के सदस्य थे, बैठ सकते थे। लेकिन उन्होंने वोट भी दिया। उनके उस एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। और भी कारण थे, केवल एक उनका एक वोट ही नहीं था, और भी कारण थे, लेकिन उसकी बड़ी निर्णायक भूमिका थी। उस समय के जो लोकसभा अध्यक्ष थे उनकी भी भूमिका थी। भूमिका मतलब नेगेटिव, उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन अनिर्णय भी एक जो है अपराध ही होता है किसी समय पर। उनको तय करना था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये स्पीकर पर छोड़ दिया कि वो तय करें कि गिरधर गमांग वोटिंग में शामिल हो सकते हैं या नहीं। और उस समय लोकसभा अध्यक्ष थे जीएमसी बालयोगी, टीडीपी के नेता थे। उन्होंने ये फैसला गिरधर गमांग के विवेक पर छोड़ दिया, और गिरधर गमांग का विवेक तो वही कहता था जो सोनिया गांधी बोलती थी। तो उन्होंने वोट दिया, सरकार गिर गई। खैर, उसके बाद कांग्रेस ने वैकल्पिक सरकार बनाने का प्रयास शुरू किया। कई दल समर्थन में आ गए, और वो दृश्य आपको आज भी याद होगा, याद भी रखना चाहिए। जब राष्ट्रपति से मिलकर निकलने के बाद राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में सोनिया गांधी और उनके कांग्रेस के सहायक दलों के नेता सोनिया गांधी ने ऐसे कागज़ दिखाकर कहा था कि 272 का सपोर्ट है। 272 ही चाहिए थे बहुमत के लिए। और जब वो मिलने गई थी तो 272 के सपोर्ट की चिट्ठी लेकर गई थी। तो के.आर. नारायण उस समय राष्ट्रपति थे, और उस समय राष्ट्रपति जो है, जब तक कांग्रेस का वर्चस्व था, राष्ट्रपति जो है कांग्रेस के, और वो भी कांग्रेस में भी गांधी परिवार का जो वफादार हो वो लोग चुने जाते थे। तो के.आर. नारायण उनमें से एक थे। कहने को वो दलित थे, लेकिन वो क्रिश्चियन थे। ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसलिए कांग्रेस कभी दावा नहीं करती कि हमने पहली बार किसी दलित को राष्ट्रपति बनाया। इसका कारण ये है। खैर, वो अलग कहानी है, अलग किस्सा है। के.आर. नारायण ने राष्ट्रपति के रूप में 272 के समर्थन की चिट्ठी देखी, तो उनको सरकार बनाने का न्योता दे दिया, यानी चिट्ठी दे दी। राष्ट्रपति की चिट्ठी मिलने का मतलब होता है जिस नेता को मिलती है वो प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट हो जाता है, और 2 दिन का समय दिया अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने वाली थी 2 दिन बाद,
अब आप सोचिए इस देश का क्या हुआ होता। तो मुलायम सिंह के खिलाफ मेरा गुस्सा यहीं पर आकर शांत हो जाता है। मुलायम सिंह यादव और लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, दोनों की बातचीत हुई। क्या बात हुई ये तो ज़्यादा नहीं मालूम, उसका परिणाम क्या हुआ ये मालूम हुआ बाद में कि लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि आप समर्थन मत दीजिए। और मुलायम सिंह यादव का एक ही कमज़ोर पक्ष था, राष्ट्रवाद का। किसी विदेशी मूल की महिला इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी और आपके समर्थन से बनेगी, तो आप सोच लीजिए कि पूरे जीवन आप इसका कैसे जवाब देंगे। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मेरी एक शर्त है, मैं समर्थन कांग्रेस को सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं दूंगा, अपनी चिट्ठी विड्रॉ कर लूंगा, अगर आप उसके बाद सरकार बनाने की, वैकल्पिक सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे और मध्यावधि चुनाव की घोषणा करेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी इसके लिए तैयार हो गए। इस घटना का जिक्र उन्होंने अपनी किताब में आत्मकथा जो उनकी है उसमें किया है। मुलायम सिंह यादव ने समर्थन की चिट्ठी वापस ले ली। तो मुलायम सिंह का तो कुछ नहीं हुआ, उसका परिणाम भुगता अर्जुन सिंह ने। अर्जुन सिंह ने ये जो है व्यवस्था की थी, मुलायम सिंह का समर्थन दिलवाया था और सोनिया गांधी को एश्योर किया था कि मुलायम सिंह साथ रहेंगे। सोनिया गांधी के लिए बहुत ही अपमानजनक क्षण था वो। प्रधानमंत्री बनते बनते उनको एक तरह से सार्वजनिक रूप से अपमानित होना पड़ा कि प्रधानमंत्री बनने गई थी और कौन साथ है कौन साथ नहीं है इसका पता ही नहीं था। तो मुलायम सिंह यादव ने समर्थन की चिट्ठी वापस ले ली। जाहिर है उसके बाद सरकार बनाने लायक बहुमत जो है कांग्रेस के पास बचा नहीं, मध्यावधि चुनाव की घोषणा हो गई। तो पहला झटका मेरी नज़र में सोनिया गांधी को अपने राजनीतिक जीवन में वो मिला। मैं जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीतिक जीवन की बात कर रहा हूँ। 2004 में कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिल गया क्षेत्रीय दलों से और कांग्रेस पार्टी ने बहुमत के नंबर जुटा लिए। कांग्रेस और बीजेपी के लोकसभा सदस्यों की संख्या में केवल 6 सीटों का अंतर था, 6 या 7 सीटों का अंतर था 2004 में। बीजेपी अपने कर्म से जो है अपने साथियों को खो चुकी थी। डीएमके जैसे साथी को लगभग धक्का देकर बाहर कर दिया था, वो कांग्रेस के साथ चली गई। उत्तर प्रदेश में भाजपा की लोकप्रियता एकदम धड़ाम से नीचे आ गई, संख्या घट गई लोकसभा में सीटों की। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति आ गई। कांग्रेस की सरकार मतलब सोनिया गांधी की सरकार। फिर सोनिया गांधी पहुंची, फिर से उस समय राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने उनको सरकार बनाने का न्योता दे दिया, चिट्ठी दे दी। उन्होंने चिट्ठी दी और इधर चिट्ठी पहुंची एक और राष्ट्रपति के पास, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती और उसका उन्होंने संवैधानिक और कानूनी कारण बताया, राजनीतिक कारण कोई नहीं बताया कि हम उनके खिलाफ हैं, हम उनके विरोध में हैं, या वो विदेशी मूल की हैं, ये भी सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि इटली का संविधान कहता है कि अगर किसी दूसरे देश का नागरिक इटली में आकर बस जाए और इटली की नागरिकता ले ले तो भी वो किसी संवैधानिक पद का दावेदार नहीं हो सकता। तो ये तो इटली की बात थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हमारे देश की नागरिकता का जो नियम है उसके मुताबिक अगर किसी दूसरे देश का नागरिक भारत का नागरिक बन जाता है तो उसको वही संवैधानिक अधिकार मिलेंगे जो भारतीय नागरिक का उसके देश में नागरिक बनने पर मिलेगा। यानी अगर कोई भारतीय इटली का नागरिक बनता है तो उसको संवैधानिक पद नहीं मिल सकता, उसका दावेदार नहीं हो सकता। इसी नाते इसी कानून के तहत सोनिया गांधी इटली की नागरिक थी, भारत की नागरिकता ले ली। वो अलग एक मुद्दा है कि उन्होंने इटली की नागरिकता छोड़ी कि नहीं, इसके दस्तावेज अभी तक किसी ने देखे नहीं हैं, लेकिन वो मुद्दा नहीं था उसका। तो उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। डॉक्टर कलाम ने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को बुलाया, उनसे सलाह मशवरा किया। उन्होंने कहा कि हाँ। अटॉर्नी जनरल को बुलाया, सॉलिसिटर जनरल को बुलाया गया, उन्होंने कहा हम
संवैधानिक प्रावधान तो यही है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सोनिया गांधी से सरकार बनाने का जो निमंत्रण पत्र था वो वापस लिया। वापस मतलब ये नहीं कहा कि लाओ चिट्ठी वापस कर दो, कहा कि मैंने जो पत्र जारी किया था उसको मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। सोनिया गांधी के लिए ये दूसरा बड़ा झटका था जब वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गई। अब आप देखिए, इस बात को लेकर दो तरह के नैरेटिव चलाए गए कांग्रेस पार्टी में। एक नैरेटिव पूरी पार्टी ने चलाया, आपको याद होगा संसद के सेंट्रल हॉल में बैठक हुई और उसमें कहा गया सोनिया जी ने त्याग कर दिया, और तमाम अखबारों ने, टीवी चैनल्स ने, बड़े बड़े संपादकों ने संपादकीय लिखे, त्याग की देवी, त्याग की मूर्ति, कि प्रधानमंत्री का पद मिल रहा था और उन्होंने त्याग दिया और एक माइनॉरिटी के व्यक्ति को, यानी एक सिख को प्रधानमंत्री बना दिया। दुनिया भर में ये नैरेटिव चलाया गया। दूसरा नैरेटिव बनाने की नाराज़गी के बावजूद, नाराज़गी अपनी दिखाते हुए नटवर सिंह ने अपनी जो किताब लिखी है वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, उसमें कहा है कि बैठक हुई सोनिया गांधी के स्टडी रूम में 10 जनपद पर। उसमें नटवर सिंह थे, सोनिया गांधी थे, मनमोहन सिंह थे, राहुल गांधी थे, प्रियंका वाड्रा थी और शायद प्रणब मुखर्जी का नाम मुझे ठीक से याद नहीं है कि वो थे कि नहीं, बाकी लोग तो थे। नटवर सिंह ने लिखा है कि उसमें राहुल गांधी ने कहा कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, अगर वो प्रधानमंत्री बनने का फैसला करेंगी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नटवर सिंह ने इशारा किया कि वो जान भी दे सकते हैं। ये बात उन्होंने लिखी नहीं है, लेकिन इशारा यही था। और सोनिया गांधी उसके बाद रोने लगी, ये नटवर सिंह ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। सब लोग चुप थे। उसके बाद फैसला हुआ कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये तीसरा झटका था। अगर ये सच है तो, और अगर सब नैरेटिव बनाने के लिए लिखवाया गया नटवर सिंह से, आपको याद होगा नटवर सिंह की जब किताब छप कर आने वाली थी उस समय बड़ी चर्चा थी कि उन्होंने क्या क्या लिखा होगा, क्योंकि वो सोनिया गांधी के, राजीव गांधी के जाने के बाद सबसे करीबी नेताओं में थे। जितने अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन या नेता आते थे उनसे मिलवाने का, उनसे बातचीत कराने का काम नटवर सिंह का था। कांग्रेस पार्टी के नेताओं और सोनिया गांधी के बीच में कम्युनिकेशन का काम, संवाद का काम, संपर्क का काम नटवर सिंह करते थे। नटवर सिंह की रिकमेंडेशन पर ही वो मिलती थी या नहीं मिलती थी, और नटवर सिंह की काफ़ी बातें मानती थी, सब तो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, काफ़ी बातें मानती थी। तो सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों नटवर सिंह के घर गए ये जानने के लिए कि उनकी किताब में क्या है। अब वो बातचीत कभी बाहर आई नहीं, हालांकि नटवर सिंह ने बहुत सामान्य उसमें कहा कि वो जानना चाहती थी, मैंने कोई बता दिया कि क्या है मोटे तौर पर। अब उन्होंने क्या बताया और क्या फिर छिपा लिया, क्या वो लिख रहे थे जो उन्होंने फिर अपनी किताब से हटा दिया, किसी को मालूम नहीं। क्या ये जो राहुल गांधी वाली घटना है वो बाद में गढ़ी गई है या सचमुच हुई थी, ये बताने वाला अब कोई नहीं है। नटवर सिंह दुनिया में है नहीं, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इसके बारे में कुछ कहेंगे। तीसरी घटना ये थी। चौथी घटना हुई जब चुनाव, जब वो 99 में भी लड़ी, उसके बाद 2004 में भी लड़ी। कई दशक से जो है आप चुनाव लड़ते हैं, उम्मीदवार बनते हैं, कोई भी चुनाव लड़ते हैं तो आपको एक शपथ पत्र देना होता है अपनी संपत्ति के बारे में और अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में, इस तरह की जानकारियाँ देनी होती हैं। सोनिया गांधी ने लिखा कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है और वहाँ से इंग्लिश की डिग्री ली है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने उसको देखा और उसको चैलेंज किया। वो लंदन गए हुए थे, वहाँ ऑक्सफोर्ड गए, पूछा कि सोनिया गांधी कैसी स्टूडेंट थी, तो हम बताया गया कि इस नाम की कोई स्टूडेंट जो है ऑक्सफोर्ड में नहीं थी। तो उन्होंने कहा आप ये लिख के दे सकते हैं, उन्होंने लिख के दे दिया। उसके बाद वो आए, भारत आए, और उस समय जो स्पीकर थे लोकसभा के, मनोहर जोशी, उनसे मिले और उनको चिट्ठी दी। कहा सोनिया गांधी ने उस एफिडेविट में झूठ बोला है और पार्लियामेंट के हुज हू में भी छप गया है वो, तो इसके लिए उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मनोहर जोशी ने उनको नोटिस इशू कर दिया, चिट्ठी लिख दी सोनिया गांधी को कि स्पष्टीकरण दीजिए। तो झूठ पकड़ा गया था। तो जो स्पष्टीकरण दिया
वो जो लिखा था उससे ज़्यादा हास्यास्पद था। इतनी लंबी बात लिखी गई थी, कहा कि ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। अब आप बताइए, कोई किसी से ऐसी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है क्या? वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई इसलिए प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, वही गलत टाइपिंग जो है प्रिंटिंग में चली गई, इसलिए ऐसा जो है हो गया है। ये मामला हालांकि एक बार और फिर उठा था और सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था, और मामला गया था एथिक्स कमेटी के पास। उसके बारे में मैंने बताया था पहले आपको। उस समय एथिक्स कमेटी के चेयरमैन थे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर। वो समझ गए कि मामला क्या है, सोनिया गांधी का चुनाव रद्द हो जाएगा और चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लग सकता है। तो उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी से कहा कि मामले को ख़त्म करो। तो उसके बाद उन्होंने उसको परस्यू नहीं किया डॉक्टर स्वामी ने, या अपनी शिकायत वापस ले ली, ये मालूम नहीं, लेकिन वो मामला ख़त्म हो गया। तो सोनिया गांधी की सदस्यता जाते जाते इस तरह से बच गई। तो जो एफिडेविट में इस तरह की बात लिख सकता है जिसका कोई वजूद नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगाइए क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो उनको धक्का लगा वो भी 2004 का ही किस्सा है। उन्होंने एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई। अब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में उनकी काम करने की इच्छा नहीं रुकी थी। वो किसी भी तरह से प्रधानमंत्री पद का अधिकार चाहती थी, भले ही डी ज्यूरे न बनी हो, डी फैक्टो ही सही। तो एनएसी को लेकर एक प्रस्ताव आया कैबिनेट में। हंसराज भारद्वाज उस समय कानून मंत्री थे कि एनएसी के चेयरपर्सन को किसी सरकार के किसी विभाग की फाइल तलब करने का अधिकार होगा। इसका बखेड़ा बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। कहा ये तो जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। केंद्र सरकार के किसी विभाग की जानकारी फाइल जो है वो गोपनीय होती है। वो ऐसे किसी व्यक्ति को कैसे मिल सकती है जिसने उस पद की, यानी मंत्री पद की या प्रधानमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ न ली हो। तो मामला कॉन्स्टिट्यूशनल था, फंस गया कि अगर ऐसा किया तो मतलब भले ही कर लें, लेकिन अदालत से जो है वो रुक जाएगा। तो उसको रोक दिया गया। सोनिया गांधी डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाई, लेकिन उनकी ये इच्छा खत्म नहीं हुई थी। मनमोहन सिंह उनके रिमोट से चलते थे। अब ये इस पर कई किताबें आ चुकी हैं। मनमोहन सिंह के जो मीडिया एडवाइज़र रहे हैं वो लिख चुके हैं, उसके अलावा लोग लिख चुके हैं। ये बातें तथ्यात्मक रूप से सामने आ चुकी हैं कि विभाग की फाइलें सोनिया गांधी के पास जाती थी। पुलक चटर्जी एक आईएएस ऑफिसर होते थे जो गांधी परिवार के बड़े करीब थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो फाइलें लेकर जाते थे। और नटवर सिंह ने भी अपनी किताब में लिखा है कि सोनिया गांधी की नज़र, उनकी जानकारी, और शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन उसका निष्कर्ष यही है कि हर विभाग पर उनकी जासूसी नज़र रहती थी। और उन्होंने कहा यहाँ तक कि मेरे विभाग पर भी। उन्होंने बताया उनके विभाग में एक आदमी था जो झूठी खबरें उनको देता रहता था। उसके आधार पर सोनिया गांधी ने सवाल किया, और सवाल एक क्या था, मतलब बहुत मामूली सी बात थी। किसी विदेशी दौरे पर नटवर सिंह गए थे और एमजे अकबर को साथ ले गए थे। और एमजे अकबर के बारे में आप जानते होंगे कि एक समय राजीव गांधी के बड़े करीबी थे, फिर बड़े विरोधी हो गए। कांग्रेस पार्टी में थे, लोकसभा का चुनाव लड़े थे, लोकसभा में थे, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन रह चुके थे। सोनिया गांधी को एतराज़ था कि नटवर सिंह उनको लेकर क्यों गए। नटवर सिंह ने उनको समझाया कि कोई मंत्री लेकर नहीं जाता किसी पत्रकार को। मंत्रालय से चिट्ठी जाती है बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को कि इस तरह से मंत्री का दौरा है, उसके लिए आप अपने संस्थान से अगर किसी को भेजना चाहते हैं तो उसका नाम भेज दें, और जो नाम आता है वही जाता है। तो एमजे अकबर का उनके संस्थान से नाम आया था, इसलिए वो गए थे। नटवर सिंह ने कहा इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं, लेकिन सोनिया गांधी का विश्वास बना रहा। और नटवर सिंह की बात माने, उनकी किताब में जो लिखा गया है उसको सच माने, तो सोनिया गांधी की नज़र, सोनिया गांधी को जानकारी
सरकार के हर विभाग, हर मंत्रालय की थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोनिया गांधी का प्रभाव क्या था, खासतौर से 2004 से 2014 के बीच में। हालांकि उनका बहुत प्रभाव जो है नरसिम्हा राव की सरकार पर भी था, लेकिन नरसिम्हा राव के शरीर में रीढ़ नाम की एक जो चीज़ होती है वो थी, मनमोहन सिंह के शरीर में वो नहीं है। इसलिए दोनों का फ़र्क बहुत बड़ा आपको दिखाई देगा। और आखिरी झटका उनको लगा, भाई ये तो सब एंटाइटेड लोग थे, राज परिवार के लोग थे। इस देश का मीडिया दशकों से लिख रहा था, फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली ऑफ द नेशन गांधी परिवार के लिए कहा जाता था। किसने ये किताब दे दिया, कहाँ से ये किताब आया, किसी को नहीं मालूम। परिवार के लोगों का गढ़ा हुआ नैरेटिव था कि ये देश के कानून से ऊपर हैं, ये खास लोग हैं, विशेष लोग हैं, इन पर सामान्य कानून लागू नहीं होता, तो इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, इनसे कोई पूछताछ नहीं कर सकता। मैंने पहले भी आपको बताया था, इंदिरा गांधी की हत्या में आर.के. धवन के बाद जो दूसरी आई विटनेस थी, उनको गोली लगने के बाद जब वो गिरी तो जिसने देखा वो सोनिया गांधी थी, दौड़कर घर से बाहर निकली थी। लेकिन पूरी जांच में उनसे कभी पूछताछ नहीं की गई, उनको अदालत में गवाह के रूप में कभी पेश नहीं किया गया। अब ऐसी स्थिति में जिसका ये रुतबा हो, उसको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना पड़े जज के सामने, आप समझिए कितना बड़ा क्लाइम डाउन है। कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आ गए, अर्श से फर्श पर आने जैसी अनुभूति हुई होगी। अदालत में पेश होना पड़ा, खड़े रहना पड़ा जज के सामने। नेशनल हेराल्ड घोटाले में उसको बड़ा मुद्दा बनाने की कांग्रेस ने कोशिश की, जैसे अरविंद केजरीवाल करते हैं ना कि वो भगत सिंह हैं और जो है वो बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जब पटियाला हाउस कोर्ट में नेशनल हेराल्ड घोटाले में पेश होने के लिए कहा गया अदालत की ओर से, तब जुलूस में गए थे और ऐसा दृश्य बनाने की कोशिश की थी कि आज़ादी के दीवाने जो हैं वो अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए जो है या उसके खिलाफ क्रांति करने के बाद जो है जेल की ओर जा रहे हैं। और उसके बाद राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हुई बड़ी लंबी, और दोनों अभी जमानत पर रिहा हैं, बरी नहीं हुए हैं। इनकम टैक्स से मामला ख़त्म कराने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट तक कांग्रेस पार्टी गई, सोनिया गांधी और उनका मतलब जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के लोग गए, उसमें सोनिया गांधी भी हैं। 76% जो है वो हिस्सेदारी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके साथ के लोगों की है। ऐसे में अगर उनको सामान्य नागरिक की तरह कानून का सामना करना पड़े तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हालत हुई होगी। फिर आखिरी झटका कहें जब मोदी सरकार ने एसपीजी की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली। आपको मालूम है कि एसपीजी का गठन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, 84 का चुनाव जीते, उसके बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक विशेष बल होना चाहिए, ये पूरे देश में इस पर एक तरह की आम सहमति थी। तो एसपीजी का गठन हुआ जो केवल प्रधानमंत्री को सुरक्षा देगी। तो राजीव गांधी की हत्या के बाद उसे कर दिया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को भी सुरक्षा देगी। ये भी हो गया। उसके बाद फिर संशोधन किया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री के, और इस मामले में विशेष किया गया, जनरल नहीं किया गया कि हर पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को, राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के परिवार को आजीवन एसपीजी सुरक्षा मिलेगी। मोदी सरकार ने वो ख़त्म कर दिया। कहा सुरक्षा जो है वो थ्रेट परसेप्शन के बेसिस पर दी जाती है, जितनी सुरक्षा की ज़रूरत होगी उतनी दी जाएगी। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को वही सुरक्षा मिली हुई है जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मिली हुई है। एसपीजी केवल प्रधानमंत्री के लिए। तो ये जो झटके हैं सोनिया गांधी के लिए, इनका जो असर है वो आपको आज की राजनीति में दिखाई देगा कि बेचैनी कितनी है कि किसी तरह से मोदी को हटाओ, इस सरकार को हटाओ।
अगर अपना पुराना रुतबा कायम करना है, अपना राज कायम करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है ये सरकार हटे, किसी तरह से हटे। उसमें पन्नून जैसे आतंकवादी का साथ लेना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। देश विरोधी जो रिजीम चेंज करने वाले लोग हैं उनका सहयोग लेना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। भारत के खिलाफ अमेरिका में अमेरिकी संसद में बोलने वालों का साथ लेना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। अगर पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कहे कि हमारा स्टैंड अनुच्छेद 370 पर कश्मीर में और कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक है, कोई हर्ज नहीं, कोई एतराज़ नहीं है कांग्रेस को। तो ये सब आज की जो राजनीति है, इन घटनाओं को आप अपने ध्यान में रखेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों हो रहा है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।